आज हम इस चैप्टर के आपके जो पाइथन लाइब्रेरीज़ का जो चैप्टर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आपका रैंडम फंक्शन क्वेश्चंस होते हैं ये। तो जैसे देखिए फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए हमने इंपोर्ट रैंडम किया, उसके बाद हमने p.random.rand int किया, लूप लगाया हमने। ठीक है, ये लूप है आपका। उसके बाद एक फॉर लूप लगाया जो p,8 हो रहा है, यानी कि p से स्टार्ट होगा और 8 तक चलेगा। उसके बाद हमने x को प्रिंट किया है, x आपका फॉर लूप का है और हमने हैश साइन लगा रखा है। अब देखिए ये जो प्रोग्राम हमने बना रखा है इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो आपका एक 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब दो मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आप अगर रैंड इंट अगर आप चला रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपका लूप क्या चलेगा 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद लूप आपका इतना चलेगा, उसके बाद क्या है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 का इंक्रीमेंट अगर यहाँ पर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4 और 3 + 2 = 5। तो ये आपका आया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको देखना है कि कौन सी मैक्सिमम और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से कि MIN मतलब आंसर 1 मिनिमम इज़ इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 5। ओके, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट लूप क्या है आपका। आपको बहुत सारी आउटपुट दे रखी हैं, वैसे पेपर में आपके 4 ही आउटपुट आती हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स करने के लिए 6 आउटपुट ले रखी हैं। इन्हीं में से आपके कोई भी आउटपुट रिज़ल्ट हो सकता है। तो कैसे आपको फाइंड करना है अब ये देखना है। ये देखिए आपका फॉर लूप क्या कह रहा है p,8। अब देखिए p आपका क्या था, आपने जब अभी पीछे किया था तो 3 4 और 5 ये आपका p था ना। आपने 2 का इंक्रीमेंट किया था तो सबका ऐसे ही आया था। उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब ये लूप चलेगा 8 तक, यानी कि 3 4 5 6 एंड 7, मतलब लास्ट लूप तक नहीं चलता है। आपको मालूम ही है कि जब भी हम कोई लूप चलाते हैं तो लास्ट वाला डिजिट को वो काउंट नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये आया आपका 4 क्या चलेगा 4 5 6 7, ठीक है, और आपका लास्ट वाला है 5, तो 5 6 7 ये आपका लूप आ गया है। ठीक है, आपका देखिए हमने क्या किया है, जो आपका पहला लूप है मतलब कि फर्स्ट आपका जो 3 है वो 3 से लेकर 7 तक चला, फिर आपका 4 है, 4 जो है 7 तक चला, और 5 6 और 7 लास्ट का आपका चला। तो आपको ये क्लियर हुआ किस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब देखिए ये सब निकलने के बाद आपको बैक साइड में पेन का लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, होप सब क्लियर होगा आपको। अब देखिए ये सारे आपकी क्या हैं आउटपुट्स हैं, ये सब आपकी आउटपुट्स हैं। बस आपको क्या करना है इनके बैक साइड में लास्ट में, जैसे कि मैं आपको एक रफ़ कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले तो आप रफ़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे आएगा। मैं आपको आंसर नीचे ही दिखा देता हूँ, मैंने नीचे सॉल्व कर रखा था। देखिए सबसे पहले हमने रैंड इंट का निकाला था, तो देखिए मैंने रैंड इंट का 1 2 3 आपका लूप चला था, ठीक है, उसमें मैंने 2 का इंक्रीमेंट किया, तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 3 और 5 निकल गई। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, तो फॉर लूप में आपका 3 4 5 जो है वो किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए आपका मैंने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कुछ इसी तरीके से किया था ना, ये लाइन लिखी थी मैंने, दिस वन लाइन। उसके बाद हमने क्या किया प्रिंट आउट हमारे पास क्या है, प्रिंट आउट में लास्ट में हमारा हैश था, तो देखो 3 हैश 4 हैश 5 हैश 6 हैश 7 हैश, और उसके बाद 4 से लेकर 7 तक हैश, और 5 6 7 हैश, ये सारा आपका इस तरीके से आया। नाउ अब चेक करना है आपको, तो चेक करने के लिए मैंने वैल्यू नीचे ही लिख दी थी। तो देखिए आपके सामने आउटपुट भी है और आपका रिज़ल्ट भी है, रिज़ल्ट मैंने टिक कर रखा है वैसे तो, लेकिन आप देखना है सबसे पहले देखिए आपका जो पहला वाला है 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर 4 5 6 7 है, ठीक है ना, ये है आपका। बट मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पर हैश नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है 3 4 5 यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि ये इंटेंट तो पूरा 7 तक जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला है आपका 5 6 7
5 6 7 आपका बिल्कुल ये मिलता है, तो ये आपका सही है, ट्रू। उसके बाद 4 5 6, यहाँ पर 4 5 6 भी नहीं है, गलत है। 5 6 7 अगेन 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पर हैश नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हैश लगा होता तो दो रिजल्ट होते आपके, तो आपका 3 और 5 दोनों रिजल्ट में होते, लेकिन ये भी आपका नहीं है। और उसके बाद 6 7 8, तो 6 7 8 भी यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका रिजल्ट है। तो इसका मतलब आपका सिर्फ एक ही रिजल्ट है, 3 वाला, 5 हैश 6 हैश 7। ओके, अब होप आपको ये सारी चीज़ें इसी तरीके से अगर आप सॉर्टेड करोगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल इंस्टेंट पक्के हैं, मतलब आपकी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। आप इसको ये सारा जो काम हमने किया है रफली वर्क है आपका, ठीक है। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जब क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के आपके लिए क्या होगा, ये है आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जितना है ये सब आपका रफ वर्क है, इसको नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर क्या निकला है, आपका आंसर ये निकला है। तो ये जितना भी ऊपर का वर्क है ये सारा का सारा आपका रफ वर्क है, इसको आपको करना नहीं है, ये आप साइड में कर सकते हो, बट ये आंसर आपको शो नहीं करना है कि इस तरीके से पैटर्न से है। वो आप अपनी रफ पेजेस आपके कॉपी के लास्ट में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्टेड कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर्स इसमें शो करने हैं, आपको पैटर्न शो नहीं करना है कि हाँ भी किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। हाँ, अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, बट इट्स नॉट नीड, ओके। आपकी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आपको शो करना हो, ओके। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली और किस तरीके से मैंने जो आउटपुट है इसका कैसे निकाला है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते ही हैं, अलग तरीके से हो सकते हैं लेकिन आते ही हैं, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो आपके हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही आउटपुट आए, आप एक से ज़्यादा भी आउटपुट आ सकते हैं आपके, ओके। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है। नाउ सेकंड प्रोग्राम क्या है, सेकंड प्रोग्राम आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इंपोर्ट रैंडम किया, फिर हमने एक पी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने रैंड इंट नाम का एक वेरिएबल फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 से 6 तक चलेगा और -3 होगा। उसके बाद हमने एक्स लूप लगाया पी तक और एक्स को और हैश को प्रिंट आउट किया। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले देखिए, मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं ऊपर ही आ रहा, 5 4 5 एंड 6 आ गया। 3 माइनस है तो 3 माइनस किया तो हमने यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। देखिए मेरा यहाँ पर भी 1 2 और 3 आ रखा है। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको लिखना कैसा है, देखिए सेम ये है आपका आंसर, ये आपका आंसर नंबर 1, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपका अब नेक्स्ट है कि ये 4 आउटपुट दे रखे हैं, इन चारों में से आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप फॉर लूप में आइए। फॉर लूप में देखिए यहाँ पर क्या है, पी दे रखा है, पी यानी कि ये है, तो पी लास्ट मूवमेंट दे रखा है यानी कि लास्ट तक चलना चाहिए, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा है। और आपको पता ही है कि जब भी हम लूप के अंदर अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। यही मैंने चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ये देखिए आपको क्लियर हो गया। इफ़ वी आर नॉट डिक्लेयर एनी वैल्यू इन लूप फ्रॉम स्टार्ट, तो कि जब हम लूप के अंदर वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, 0 से उठाता है। तो फॉर लूप आपका ये है, आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये है 1 2 3। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर लूप में पी, तो पी आपका 0 से स्टार्ट होगा और 1 चलेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको पता ही है कि जब भी हम फॉर लूप चलाते हैं तो लास्ट डिजिट अपीयर नहीं करती है। तो देखिए हमने जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, ठीक है ना, आपका 1 है तो यानी कि 1 चलेगा, नहीं 0 तक चलेगा। फिर आपका 2 है तो 0 1 होगा, और आपका अगर 3 है तो 0 1 2 होगा। तो उसके बाद हमने हैश लगा दिया सबके पीछे, देखिए सबके पीछे हैश लगा दिया, और अब हम आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट कौन सी है। तो देखो फर्स्ट हैश 0 हैश 1 हैश, तो 0 हैश 1 हैश आपका ये है, तो ये आपका आंसर। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला कि 0 हैश 1 हैश 2, तो यहाँ पर 0 हैश 1 हैश 2 है, ये है, बट यहाँ पर हैश भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है। उसके बाद 1 हैश 2 हैश ये भी नहीं हो सकता, और 2 हैश 3 हैश ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका यहाँ पर भी एक ही रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट नंबर 1। ओके, तो ये आपके आंसर्स हैं, इस तरीके से आपको आंसर प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया? ठीक है, आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और आपको आउटपुट फाइंड करनी है। ओके, नाउ थोड़ा सा हम इस चीज़ को अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं।
ईजी है, आप ये मत समझो कि हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, आपको बस पैटर्न समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, तो देखो हमने रैंडम लिया, पी लिया, हमने एक लिस्ट अपीयर करवाई यहाँ पर 13, 56, 70 एंड 75। उसके बाद हमने रैंड इंट फॉर्मूला यूज़ किया 2, 6 एंड -2 का यहाँ पर डिक्रीमेंट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पहले इतना ही देख लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद 2 का डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मिनिमम आपकी 0 और मैक्सिमम आपकी 4। तो आपका देखिए मैं नीचे आके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 4 है आपकी। तो आपको ये क्लियर हो गया। नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन 6 में से कौन सी आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो गया है। हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप टी लिया है, तो टी आपका ये है, तो टी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो हमेशा वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन अप्लाई कर रखी कि x मॉड्यूल 2 = 0, कि जिसका मॉड्यूल 0 आता है, मतलब कि अगर हम डिवाइड मॉड्यूल करते हैं, मॉड्यूल में आपको मालूम है कि जब जिसका रिमाइंडर 0 आता है हम उसी को उठाते हैं, तो वो आपका px हो जाए और स्टार में स्टार भी हो जाएंगे। तो देखिए इसको मैं नीचे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपने कैसे किया है। देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद देखिए क्या है, ये रहा आपका फॉर लूप का, और बहुत इजी है, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने टी को लिखा 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका आउटपुट आया था, आपको मालूम ही है 0 आपका मिनिमम और 4 आपका मैक्सिमम है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एक लूप चलाओगे, x आपका 0 है ना, हमने x स्टार्टिंग आपका फॉर लूप 0 है, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर आपका 0 तक चलेगा, तो यानी कि ये लूप तो वैसे ही नहीं चलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आपका 1 है, t1 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो यानी कि अकेला 0 चलेगा। फिर 2 है तो 0, 1 चलेगा, 3 है तो 0, 1, 2 चलेगा, और 4 है तो 0, 1, 2, 3 चलेगा। ये क्लियर हुआ आपको कि फॉर लूप में आपका कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये हम पीछे प्रोग्राम में यहाँ तक करते थे हम, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगी इफ़ कंडीशन में हमने ये कहा है कि अगर x जो है वो मॉड्यूल हो रहा है 2 से और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो आपको सीधा देखना है। देखो जो नहीं होते हैं मैं उन पे क्रॉस कर रहा हूँ। देखो 1 है वो नहीं हो रहा है, मैंने क्रॉस कर रखा है, यहाँ पर 1 है मैंने क्रॉस कर रखा है, 1 और 3 को क्रॉस कर रखा है। ठीक है, ये सारे क्रॉस करने के बाद आपके पास बचा क्या, तो यहाँ पर देखो 0 की जो वैल्यू है वो 13 है, तो 13x हो गया। यहाँ पर भी 0 की वैल्यू 13 है, 13x हो गया। फिर यहाँ पर 0 की वैल्यू 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की जो प्लेसमेंट है वो 78 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 13 मल्टीप्लाई बाय 78 एंड मल्टीप्लाई मीन स्टार का साइन है। फिर यहाँ पर भी हमने 13 मल्टीप्लाई बाय 78 स्टार, ये हमने दे दिया है। ठीक है ना, क्योंकि 1 और 3 तो हमारे कट गए हैं क्योंकि वो मॉड्यूल हो रहे हैं, और हम जिनका रिमाइंडर बचता है सिर्फ वही तो उठाएंगे। तो बचने वाले कौन से थे, 0, 2, तो यही बचने वाले थे, तो बचने वाले हमने उनको उतार के नीचे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ तो स्टार्टिंग में मैंने देखो क्रॉस के साइन 1 और 3 के नीचे लगा रखा है ना, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि या फिर ऐसे देख सकते हो कि 2 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस यही तो हो सकते हैं, और तो कोई होगा ही नहीं। तो अब हमने जो भी हमारी लिस्ट के अंदर जो वेरिएबल्स थे उसको हमने क्या किया है, अब फॉर्मेट दे दिया है। फॉर्मेट देने के बाद आपने ये देखा है आपका जो आउटपुट है यहाँ पर 13 स्टार 78 है। आप यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर 13 स्टार 78 स्टार यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब यही आपका आउटपुट है, बाकी कोई भी आउटपुट नहीं है। तो आपका जो आउटपुट है वो 2 बार आ रहा है, तो हम 1 बार लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका 3 and 4 ऐसे लिख सकते हो, और नीचे आप लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई मीन स्टार साइन, आप उसको स्टार साइन ही कहते हैं। ठीक है ना, स्टार साइन या मल्टीप्लाई साइन जो है वो C++ में बोला जाता है। ठीक है, तो आपका ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, आपको हो भी क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लास्ट वाले से थोड़ा सा हट कर है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रखी है हमने। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। नाउ नेक्स्ट इज योर, हमने एक और प्रोग्राम बनाया है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक इंपोर्ट किया है, और मैथ और रैंडम हमने एक साथ दोनों लाइब्रेरीज़ को
इन आपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा दिया है, मॉड्यूल्स कह सकते हो आप इनको, पैकेज कह सकते हो, ठीक है, हमने इंपोर्ट करवा लिया। अब देखिए हमने क्या किया है पी के अंदर हमने क्या किया है मैथ डॉट सीलिन और रैंडम डॉट रैंडम और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले एक थिंग देखनी है, वो देखनी ये है कि जो ब्रैकेट्स वाली जो सिचुएशंस होती हैं वो पहले सॉल्व होती हैं। तो रैंडम डॉट रैंडम का आपको मालूम ही होगा कि इसका जो आंसर होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा यानी कि वो हो सकता है 0.45, 0.75, जो यहाँ पर मैंने लिखे भी हुए हैं, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो आउटपुट है, आपको आउटपुट दे रखा है ना, ये आउटपुट दे रखा है, आप इसमें से फाइंड करना है कि आपको कौन सा होगा। तो 0 1 2 3 अकेला 1 ही चलेगा हमारा, क्योंकि सीलिन अब दूसरा फॉर्मूला आपका सीलिन का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सीलिन जो है अपर वाली वैल्यू को जो उसकी क्लोजिंग होती है उसको फाइंड करता है। अब देखिए 5 है, 5.2 है, 8.3 है, 4.82 है, ये जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ये सारी की सारी 1 के नज़दीकी हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है आराम से, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? आपको बस फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, देन इट विल बी कम लेटर, आगे तब चलेगा। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आया है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आता है, आपको मैं बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दे रखा है, आपको एक ट्री बना के दे दिया जाएगा। देखिए टुडे नाम का आपका पैकेज है, उस पैकेज के अंदर आपका M1 नाम की, M2 नाम की जो आपके फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल के अंदर आपको H1 और H2 मतलब जो आपका M1 का जो मॉड्यूल है, M1 का जो मॉड्यूल है उसके अंदर 2 फंक्शन है, H1 और H4, ठीक है, ये आपके फंक्शंस हैं। और M2.py के अंदर ये आपका मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल है, उसके अंदर H2 नाम का एक फंक्शन है। और उसके बाद आपने याद होगा आपको, आपने init_py इस फाइल को इंस्टॉल करवा रखा है। उसके बाद इसी के इंटेंट में आपने क्या किया, हेलो नाम का एक और पैकेज बनाया है। इसको हम पैकेज या लाइब्रेरी भी कहते हैं, या इसको हम सब पैकेज या सब लाइब्रेरी भी कहते हैं। इस सब पैकेज के अंदर आपने क्या किया है, मॉड्यूल बनाया है f1.py, उसके बाद f2.py, और उसके बाद init नाम का आपकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करवा रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, f2.py नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आपने क्या किया है, p1 और p2 नाम की 2 फंक्शंस यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारा जो ग्राफ बन गया है, आपको बस ये इतना ग्राफ का याद रखना है, ये ग्राफ है आपका, इसको बेसिस में रखकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू कॉल H4 फंक्शन, कि आपका जो H4 फंक्शन है, H4 फंक्शन आपका कहाँ पर है, ये रहा आपका H4 फंक्शन। इस H4 फंक्शन को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमने देखिए फंक्शंस ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, फॉर टुडे आपका पैकेज का नाम है, फॉर टुडे इम्पोर्ट M1, M2। हमने यहाँ पर देखिए वैसे तो H4 जो है वो आपका M1 के अंदर है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, M1 और M2 दोनों मॉड्यूल को यूज़ में ले लिया है। आपके दोनों मॉड्यूल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये बताओ कि आपके टुडे नाम के जो पैकेज है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, तो आपका M1 और M2 मॉड्यूल्स हैं। या आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि H4 फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फ्रॉम टुडे इंपोर्ट M1, M2, और उसके बाद आप M1.H4 फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जो कि ये है। क्लियर? देखो H4 जो है उसके बैक साइड में मैंने ब्रैकेट्स लगा रखी हैं, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको ये करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको P2 नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करना है। अब देखिए P2 नाम का जो फंक्शन है आपका, वो आपका यहाँ है, यानी कि आपके फंक्शंस के आपके पैकेज के अंदर का जो सब पैकेज है उसके अंदर जो F2 नाम की जो आपकी मॉड्यूल है उसके अंदर आपका फंक्शन है। तो उसको किस तरीके से कॉल करवाना है आपको, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, फ्रॉम टुडे डॉट हेलो,
टुडे आपका पैकेज है जो मेन पैकेज है, और उसके बाद डॉट हेलो आपका सब पैकेज है। उसके बाद इंपोर्ट F2, उसके बाद आपने इंपोर्ट F2 किया क्योंकि आपको सिर्फ F2 फंक्शन ही एग्जीक्यूट करवाना है क्योंकि उसी के अंदर P2 है। तो देखिए सॉरी F2 आपका मॉड्यूल है, उसी के अंदर आपका P2 नाम का फंक्शन है, उसको कॉल करवाना है। तो उसके बाद आप F2 डॉट P2 और फंक्शन आपका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके आप दिखा सकते हो कि ये मेरा फंक्शन है। तो ये आप भी होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको किसके अंदर कौन सी फाइल है और किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है वो यही इसी तरीके से है। आपका ये है मेन टुडे डॉट हेलो। टुडे आपका पैकेज पहला है और उसके अंदर सब पैकेज है तो हेलो है। आपकी फ़ाइल ये पड़ी है, सॉरी आपका फंक्शन ये पड़ा है तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। ये प्रिंट आउट के लिए भी जा सकता है कि हाँ भी वहाँ पर एक प्रिंट आउट लाइन दे रखी हो, यहाँ भी इस लाइन को आप किस तरीके से प्रिंट आउट ला के दिखा सकते हो। तो आपको सेम यही चीज़ें करनी है कि H2 डॉट ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन के अंदर मान लो ये तो हमने सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट किया है ना, इसके अंदर फंक्शन नाम एक अलग से एक फंक्शन नाम की फ़ाइल भी बना रखी है। यहाँ पर P2 नाम की एक फ़ाइल बना रखी है P2 डॉट py। तो यहाँ पर वो फाइल के अंदर कुछ भी लिखा होगा तो वो प्रिंट आउट में आएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप प्रिंट आउट लाइन ही देंगे, मतलब ये सब कुछ लिखने के बाद वो फंक्शन भी कॉल करवाओगे तो ईजिली हो जाएगा। क्योंकि देखो यहीं से तो आपका सारा का सारा एग्जीक्यूट करना है। जब ये लिखोगे तो भी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये एग्जीक्यूट करेगा तब आपका फंक्शन आउटपुट दे देगा। तो फिलहाल तो ये है आपका कि किस तरीके से आप फंक्शंस को कॉल करवा सकते हो। मेन मेन पैकेज के अंदर है या सब पैकेज के अंदर है तो कुछ इस तरीके से आप कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो आपका कुछ ये प्रोग्राम इतना ही है, 5 प्रोग्राम। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रोग्राम आपको फंक्शन पाइथन लाइब्रेरीज़ के अंदर आपको मिल सकते हैं, और ये बहुत ही इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं। आप इनको अच्छे से ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैटर्न को गलत मत करना, कोई भी चीज़ अगर डाउटफुल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।